गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो आने वाली सक्षमता परीक्षा वीपीएससी टीआरबी 4 के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। इसके अलावा जो भी आगामी परीक्षाएं संभावित हैं, यूपी टेट है, सी टेट है, स्टेट है, एसएससी जीडी है, एनटीपीसी के लिए भी ये प्रश्न बहुत ही कारगर साबित होने वाले हैं और अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा नृत्य असम राज्य का है? यक्षगान है कि बिहू है कि सरहुल है कि गरबा है? बताइएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। देखिए, यक्षगान कहाँ का है आप लोगों को पता होगा। यक्षगान है कर्नाटक का। असम की कहाँ है? असम की बिहू होती है, याद रखिएगा, असम की बिहू। सरहुल कहाँ का है? सरहुल है झारखंड का। बहुत इंपॉर्टेंट सारे नृत्य हैं, आप लोग देखिएगा। और गरबा कहाँ का है? गुजर गई गरीबी, आप लोग याद रखिएगा, गुजरात से हो जाएगा गरबा। तो इस हिसाब से जो है बिहू कहाँ का हो जाएगा? असम का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। ये चारों मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का है कि असम का है कि उत्तर प्रदेश का है कि आंध्र प्रदेश का? पूड़ी हम जब भी खाएंगे तो याद रखिएगा आधी खाएंगे। कैसी खाएंगे? आधी खाएंगे। पूड़ी हम जब भी खाएंगे आधी खाएंगे, तो इस हिसाब से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। ये वो प्रश्न है जो लगभग हर परीक्षाओं में इस टाइप के सवाल आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए चैनल से जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शास्त्रीय नृत्य केरल राज्य का है? भरतनाट्यम है कि सत्रिया है कि कथकली है कि मोहिनी अट्टम है? देखिएगा, भरतनाट्यम कहाँ का है? तो भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। तमिलनाडु का। सत्रिया कहाँ का हो जाएगा? सत्रिया हो जाएगा असम का है। कथकली कहाँ का हो जाएगा? कथकली केरल का हो जाएगा। और मोहिनी अट्टम भी कहाँ का हो जाएगा? केरल का हो जाएगा। तो केरल राज्य के दो हो गए डांस, एक कथकली और एक मोहिनी अट्टम, इससे दोनों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। अगले ऑप्शन पर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तबला वादक हैं कि सितार वादक हैं कि बांसुरी वादक हैं कि शहनाई हैं? देखिए, पंडित रविशंकर जो हैं वो हो जाएंगे सितार वादक। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। शंकर जी क्या बजाएंगे? सितार बजाएंगे। समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी सवाल, कि हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तबला वादक हैं कि सितार वादक हैं कि बांसुरी है कि शहनाई है? देखिए, हरिप्रसाद जो चौरसिया हो जाएंगे वो बांसुरी वादक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का त्यौहार है? केरल का है कि तमिलनाडु का है कि कर्नाटक का है कि नागालैंड का? देखिए, ओणम जो होता है, ओणम केरल राज्य का त्यौहार है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। फसल कटाई पर जो है ये त्यौहार चलता है। अगले प्रश्न पर हम बढ़ेंगे, देखेंगे कैसा रहेगा। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी, कि हार्नबिल किस राज्य का त्यौहार है? केरल का है कि तमिलनाडु का है कि कर्नाटक का है कि नागालैंड का है? देखिए,
हार्न कैसे हमको देना है, नाक के रूप में। तो हार्नबिल जो हो जाएगा और नागालैंड से हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका चौथा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश में है। तो जो मीनाक्षी मंदिर है वो मदुरई में है। तो मदुरई कहाँ है? आप लोग याद रखिएगा, मदुरई है तमिलनाडु में। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में है कि तमिलनाडु में है कि कर्नाटक में है कि उत्तर प्रदेश में? देखिए, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। ये पूर्ण रूप से जो है सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर है। समझ में आ गया होगा। और कोणार्क की आप लोग याद रखिएगा, सबसे अधिक खारे पानी की झील कहाँ है? संभव है सबसे बड़ी कहाँ हो जाएगी? सबसे बड़ी जो झील हो जाएगी खारे पानी की वो चिल्का यहीं स्थित है। चिल्का यहीं स्थित है। इसके अलावा उड़ीसा में जगन्नाथपुरी टेम्पल जो है स्थित है यहीं, जगन्नाथपुरी। अगले प्रश्न पर हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला किस राज्य की प्रसिद्ध है? बिहार की है कि तमिलनाडु की है कि कर्नाटक की है कि उत्तर प्रदेश की? बताइएगा आप लोग। तो जो मधुबनी चित्रकला है वो बिहार राज्य की फेमस है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कलियारीपट्टू प्रसिद्ध युद्ध कला किस राज्य की प्रसिद्ध है? पहला है बिहार, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है केरल, चौथा उत्तर प्रदेश। देखिए, जो कलारीपट्टी एक प्रसिद्ध युद्ध कला होती है वो केरल राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले प्रश्न पर हम बढ़ेंगे, देखेंगे कैसा रहेगा प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 है कि कंचनजंगा है कि माउंटेन एवरेस्ट है कि हिमालय है? अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाएगा तो K2 है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अगर भारत में पूछा जाएगा तो आप लोग कंचनजंगा का नाम याद रखिएगा, कंचनजंगा। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो वह है माउंटेन एवरेस्ट, जो नेपाल में स्थित है। कितने किलोमीटर है? 8848 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। आप लोग ये भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर हम बढ़ेंगे, देखेंगे कैसा प्रश्न रहेगा। सबसे बेहतरीन सवाल है कि डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, यूरोप में पाए जाएंगे कि ब्राज़ील में पाए जाएंगे? बताइएगा आप लोग। देखिए, आप लोग ऐसे ट्रिक याद रखिएगा, जो ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर हैं वो गेंद जो है ज़्यादा बाउंस फेंकते हैं। तो बाउंस से आप लोग याद रखिएगा डाउन्स, क्या याद रखेंगे? और डाउन्स कहाँ के हो जाएंगे? ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। तो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर बाउंस गेंद ज़्यादा फेंकते हैं, इसलिए वहाँ पे डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। पंपास कहाँ की होती है? पंपास अर्जेंटीना की हो जाएगी। स्टेपी कहाँ की हो जाएगी? स्टेपी मध्य एशिया यूरोप की हो जाएगी। कंपास कहाँ की हो जाएगी? कंपास ब्राज़ील की हो जाएगी। समझ में आ गया होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। सवाना कहाँ का हो जाएगा? सवाना मध्य एशिया यूरोप का हो जाएगा, याद रखिएगा। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, पंपास अर्जेंटीना, स्टेपी यूरोप, कंपास ब्राज़ील हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अगले प्रश्न पर हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहेंगे कि जापान को कहेंगे कि भारत को कहेंगे कि ब्राज़ील को कहेंगे
देखिएगा आप लोग, उगते हुए सूर्य का देश जो हो जाएगा वो जापान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे। अगला प्रश्न है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है कि नगर निगम से संबंधित है कि प्रस्तावना से संबंधित है कि संपत्ति का अधिकार से संबंधित है? बताइएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल रहेगा ये भी एग्जाम के लिए। देखिए, जो 73वां संविधान संशोधन है वो पंचायती राज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया था, लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 में जो है लागू हो जाता है। इसके अलावा कहा जाए पंचायती राज जो है वो राज्य सरकार का विषय है। किसका है? राज्य सरकार का। समझ में आ गया होगा। इसके अलावा कहा जाए कि पंचायती राज में कितने विषय हैं, तो आप लोग याद रखिएगा अनुसूची नंबर 11 पंचायती राज की अनुसूची में है, अनुसूची नंबर 11। तो जो है इसमें विषय कितने हैं? तो 2 और 9 29 विषय हो जाएंगे, क्योंकि इनका योग बराबर है। इसके अलावा हम बात करेंगे नगर निगम जो हो जाएगा, 74वां संविधान संशोधन हो जाएगा। इसमें कितने विषय रखे गए हैं? ये अनुसूची नंबर 12 आप लोग याद रखिएगा, अनुसूची नंबर 12 इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा 12वीं अनुसूची में है 18 विषय इसमें जो है शामिल किए गए हैं। संपत्ति का अधिकार जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, एक संवैधानिक अधिकार जो है बन गया। समझ में आ गया होगा। अब प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। तो सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न रहेगा कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, राष्ट्रपति होगा कि प्रधानमंत्री होगा कि उपराष्ट्रपति होगा कि मुख्य न्यायाधीश होगा? देखिए, राज्यसभा को जो पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, आप लोग याद रखिएगा। प्रधानमंत्री बनने की आयु न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति बनना है आपको 35 वर्ष होना चाहिए, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट जो है पूछे गए प्रश्न हैं। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे कैसा रहेगा प्रश्न। अगला प्रश्न है सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पहला है साइट्रिक अम्ल, दूसरा है लैक्टिक अम्ल, तीसरा है मैलिक अम्ल, चौथा है फार्मिक अम्ल। देखिए, जो साइट्रिक अम्ल होता है वो खट्टे फलों में पाया जाता है। आप लोग सारे पॉइंट देखिएगा, खट्टे फलों में पाया जाता है। जो लैक्टिक एसिड होता है वो दूध से दही बनने में जो है इस्तेमाल किया जाता है, दूध में पाया जाता है, दूध में, तभी दूध से जो है दही बनता है, दही से पनीर और दूध से पनीर बनता है। मैलिक जो एसिड हो जाएगा वो सेब में पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा बेहतरीन जवाब हो जाएगा। इसके अलावा जो फार्मिक एसिड होता है वो लाल चींटियों में पाया जाता है, लाल चींटियों में जो है फार्मिक एसिड देखने को मिलता है। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले प्रश्न पर हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है नाभिक की खोज किसने की? देखिए, ये है नाभिक। नाभिक कैसा होता है? धनावेशित होता है। इसके विभिन्न प्रकार की कक्षाएं होती हैं जिनमें जो है इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेशित और नाभिक होता है धनावेशी। तो आप लोग याद रखिएगा, नाभिक की खोज जो है जे थॉमसन ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो आप लोग याद रखिएगा, न्यूट्रॉन की खोज जो है चैडविक ने किया था। और इलेक्ट्रॉन की खोज भी जो है जे थॉमसन ने किया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा कहा जाए इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन पे धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन पे कैसा होता है? कोई आवेश नहीं, अर्थात न्यूट्रल होता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि इनमें से कौन सा धनावेशित आवेश है? तो प्रोटॉन सदैव धनावेशित होता है। समझ में आ गया होगा।
और इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ये भी आप लोग बात याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? देखिएगा आप लोग, क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है। देखिएगा, अगर हम लोग देखें तो जो है 5 प्रकार के मंडल जो है पाए जाते हैं। सबसे पहले होता है क्षोभ मंडल, जो सबसे नीचे है, क्षोभ मंडल है। फिर समताप मंडल होता है, फिर मध्य मंडल होता है, और फिर आयन मंडल होता है, और फिर बह्यमंडल होता है। फिर बह्यमंडल हो जाएगा। अगर कहा जाए मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती, तो आप लोग जो सबसे निचला मंडल होता है क्षोभ मंडल में जो है मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। इसके अलावा पूछा जाए हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं, तो हवाई जहाज आप लोग याद रखिएगा, हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा पूछा जाए जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें जो ओजोन परत जो होती है अवशोषित कर लेती है, तो ओजोन परत किस मंडल में पाई जाएगी, तो जिसमें हवाई जहाज उड़ेंगे उसी में ओजोन परत पाई जाएगी। तो ये भी आप लोग की पॉइंट याद रखिएगा। अगर कहा जाए कि सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करिएगा, तो ओजोन परत अवशोषित करिएगी, जो ओजोन समताप मंडल में पाई जाएगी। इसके अलावा सबसे ठंडा मंडल कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा, सबसे ठंडा मंडल मध्य मंडल हो जाएगा। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे, देखेंगे कैसा रहेगा। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए कि विटामिन बी कि विटामिन सी कि विटामिन डी? देखिए, अगर कहा जाए कि विटामिन की खोज किसने किया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, तो विटामिन की खोज जो है फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसके अलावा कहा जाए 2 प्रकार की बातें और आप लोग याद रखिएगा। एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन, और एक होता है जल में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन और जल में, 2 प्रकार के विटामिन जो है घुलनशील होते हैं। अगर जल की हम बात करेंगे तो याद रखिएगा WBC। W माने होता है वाटर, और वाटर में कौन कौन घुलनशील है, B और C। तो B और C जो है जल में घुलनशील विटामिन हो जाएंगे। इसके अलावा वसा में कौन कौन हो जाएगा, A हो जाएगा, D हो जाएगा, E हो जाएगा, व K हो जाएगा। ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा हम बात करेंगे कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, बतौंधी हो जाएगा, बी से बेबी हो जाएगा, सी से स्कर्वी हो जाएगा, डी से विकट्स या सूखा रोग हो जाएगा। इसमें किस विटामिन को जो है ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है, तो आप लोग विटामिन ई का नाम आप लोग याद रखिएगा, जिसे विटामिन ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एक बात हम लोग और जानेंगे कि किस विटामिन को रक्त का थक्का जमने में सहायक है, तो विटामिन के जो होता है रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। और इसके अलावा हम जानेंगे तो सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो जो विटामिन डी होता है वो सूर्य के प्रकाश में विटामिन पाया जाता है। इसके अलावा हम जानेंगे कि दूध में जो है कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाया जाता। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। समझ में आ गया होगा, सारे पॉइंट आप लोग याद करते चलिए। अगले पॉइंट पर हम लोग चलेंगे। 2 प्रश्नों की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, ये कैसा रहा सेशन आप लोग बताइएगा। ऐसे ही चुनिंदा क्लासेस को देखने के लिए टॉपर क्लासेस से जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिएगा और अपने माँ बापों का सपना पूरा कीजिए। आज के लिए इतना ही, शेष अगली क्लास में कहने सुनने का प्रयास करूँगा। तब तक ये तैयारी को मजबूत कीजिएगा और चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।